अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल, योर होस्ट, एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर का टॉपिक है, एंड प्रोबेबली आई थिंक सो कि मैं सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। एंड सेकंड ईयर वेलकम टू यू पीपल यार एज़ वेल। आज पहला लेक्चर है तो आप लोग भी इंजॉय करें। रिफॉर्मिंग क्या होती है अभी पढ़ाऊँगा, लेकिन इससे पहले नया चैनल है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड देन ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। इससे फिर आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की जो हैं अलर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। तो क्लास, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर टुडे, दैट इज़ रिफॉर्मिंग। अच्छा बच्चों, रिफॉर्मिंग की जब हम बात करते हैं ना, रिफॉर्मिंग आमतौर पे होता है कि इससे पहले देखें हमने क्रैकिंग पढ़ा था। अब क्रैकिंग आमतौर पे हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जब हम लार्जर चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो क्रैकिंग होता है। जब हम फिर साथ ही रिफॉर्मिंग की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ये फिर दोबारा बनना होगा। क्रैकिंग में तोड़ना है तो रिफॉर्मिंग में हम मटेरियल्स को दोबारा बनाते हैं। तो ऐसा ही होता है समवट लाइक ना, ऐसे का होता है। लेकिन जस्ट आप इसको इस तरह से कह लें, हमने किसी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को रीअरेंज करके ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट करना होता है। इसकी फिर सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी, वो होगी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग का नाम देते हैं बच्चों। और जो रिफॉर्मिंग होती है और जो क्रैकिंग होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करते, बिकॉज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें तो वो तो कंबस्शन हो जाएगी, वो कंपाउंड बर्न कर जाएगा और बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए बच्चों एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी प्राइम कंडीशन है। और ये बात मल्टीपल चॉइस में भी आती है, शायद बुक में कहीं ना कहीं लिखी हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि रिफॉर्मिंग एंड क्रैकिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। क्रैकिंग का तो एक और नाम भी है, पायरोलिसिस भी कहते हैं इसको, PYRO लिख लें। क्रैकिंग का दूसरा नाम पायरोलिसिस भी है, PYROLYSIS, पायरोलिसिस, ब्रेक डाउन हो जाना ना बॉन्ड्स का। अच्छा क्लास, हम फिर अब रिफॉर्मिंग की बात शुरू करते हैं। हमने पढ़ा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनको बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। So we can say that we can define the reforming phenomena, the process in which the straight chain hydrocarbons are converted to the branch ones is called reforming। ठीक है। अब क्लास, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ अभी, और ये भी आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भी हमें क्या स्यापा पड़ा हुआ है कि हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच में कन्वर्ट करते फिर रहे हैं। वो भी मैं आपको भी बताऊँगा, इसके आगे इंपॉर्टेंस में बताऊंगा कि हम ऐसा करवाते क्यों हैं। तो क्लास, सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक कंपाउंड है N ऑक्टेन, 8 कार्बन की चेन है, CH3। ये देखें CH3, दरमियान में CH2 के 6 जो है ना वो मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, एक CH3 ये आ गया, CH2 जो है वो 6 टाइम्स हम इसके यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये N ऑक्टेन का फार्मूला है, ये है N ऑक्टेन। मैंने क्या किया, मैंने इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिख दिया, ये है N ऑक्टेन। इस N ऑक्टेन को क्लास हम ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम हीट करते हैं। अब एग्जैक्ट टेम्परेचर मुझे इसका याद नहीं है, इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड वंस में। इसके अंदर 3 ब्रांचेस लग जाती हैं। अब इसका नाम जो है, हम एक तो यूपैक नेम लिखेंगे। यूपैक नेम सिस्टम बच्चों आपको मैंने करवाना है, अभी 3-4 लेक्चर्स के बाद ये आ जाएगा यूपैक नेम क्या होता है। अच्छा बच्चों, इसका वैसे यूपैक नेम बनेगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बच्चों मैंने ये नाम कैसे लिखा ये आप लोगों को अभी नहीं बताया जा सकता,
ये एक पूरा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है जिसके तहत ये नाम लिखते हैं। ये 2-3 लेक्चर्स के बाद आ जाएगा, देन मैं आपको वहाँ करवा दूँगा। और वैसे इसका कॉमन नेम इसको कहते हैं आइसो ऑक्टेन। अच्छा बच्चों, अब जो स्ट्रेट चेन है उसको ब्रांच्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बच्चों, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, वो बेटर क्वालिटी फ्यूल नहीं होते, वो इंजन के अंदर स्मूथली बर्न नहीं करते। लेकिन जो ब्रांच्ड वंस होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वह कम होते हैं, ये लो बॉइलिंग होते हैं। इंजन के अंदर ये स्मूथली बर्न करते हैं, इंजन की इंटरनल लाइनिंग को हार्म नहीं करते। इंजन मतलब ऑटोमोबाइल इंजन आप ले लें, कार का इंजन, गाड़ी का इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन, तो उसके अंदर जब कंबस्शन होती है तो वो बेसिकली फ्यूल की ही होती है। रिफॉर्मिंग हम बेसिकली गैसोलीन की करवाते हैं, पेट्रोल की रिफॉर्मिंग करवाते हैं। गैसोलीन जो होता है बेसिकली पेट्रोल होता है। अब बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डेफिनेशन। और बच्चों अगर डेफिनेशन आए तो आपने एक तो डेफिनेशन लिखनी है, दूसरा बच्चों आपने ये इक्वेशन साथ में लिखनी है, और फिर साथ में आपने बताना है कि ये लो क्वालिटी फ्यूल होते हैं, लो क्वालिटी, और ये हाई क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं। और हाई क्वालिटी क्यों होते हैं? स्मूथली बर्न करने की वजह से, ठीक है, इंजन की इंटरनल लाइनिंग को ख़राब नहीं करते। और फिर ये इनकी क्वालिटी किस बेस पे देखी जाती है? इनकी क्वालिटी देखी जाती है, एक टर्म होती है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर की बेस पे इनकी क्वालिटी देखी जाती है। तो ऑक्टेन नंबर मैं बता दूं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका ऑक्टेन नंबर जो है बेसिकली 0 रखा जाता है बच्चों, ये ऑर्बिट्ररीली लिया जाता है, और इसका ऑक्टेन नंबर 100 रखा जाता है। ऑक्टेन नंबर इज़ 100। अब आप ये सोच रहे हैं जी अब ये ऑक्टेन नंबर होती क्या बला है, तो फिर डेफिनेटली पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन बुक में नहीं है, आप लोगों ने यही राइट डाउन कर लेनी है जो मैं बताऊँगा। ऑक्टेन नंबर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बुक में जहाँ पर ये इक्वेशन लिखी गई है, इक्वेशन के बिल्कुल नीचे पहले आपने ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन लिखनी है हेडिंग देने के बाद, फिर बाकी बुक वाला पैरा लिखना है। इक्वेशन के बिल्कुल नीचे बच्चों ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन जो है ये बड़ी सिंपल है, ये रेशो बाई परसेंटेज होती है एन हेप्टेन और आइसोक्टेन में। अब ये कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, पहले मुझे लिख लेने दें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लिखते हैं कि द रेशो बाय परसेंटेज, बच्चों ये आप लोग भी लिख लें, बुक में नहीं है, बिटवीन आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन in a sample of gasoline, पेट्रोल के एक सैंपल के अंदर आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम ऑक्टेन नंबर का नाम देते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब सी हो गई, आइसो ऑक्टेन और एन ऑक्टेन के दरमियान में रेशो होनी चाहिए ना, लेकिन हम रेशो किसके दरमियान में ले रहे हैं? एन हेप्टेन के दरमियान में, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये ऐसा क्यों है। देखें, जो हम बात करते हैं ना पेट्रोल की या गैसोलीन की, बच्चों उसके अंदर C6 होते हैं, C7 होते हैं, C8 होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, 7 कार्बन वाले होते हैं, 8 कार्बन वाले कंपाउंड्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। बच्चों 6 वाले तो ना होने के बराबर होते हैं इसमें, इसको तो आप स्किप ही कर देना। पीछे रह गए 7 कार्बन वाला कंपाउंड और 8 कार्बन वाला कंपाउंड। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल हो रहा है। अच्छा देखें, यहाँ पर है कि 7 कार्बन वाले को हम हेप्टेन का नाम देंगे, और बच्चों अगर वो स्ट्रेट चेन में है तो उसको एन हेप्टेन का नाम देंगे। 8 कार्बन वाले को अगर वो स्ट्रेट चेन में है तो एन ऑक्टेन बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों बर्निंग जो होती है ना ऑक्टेन वाले की होती है, हेप्टेन वाले की कम होती है।
ज़्यादा ऑक्टेन वाले की बर्निंग होती है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर जब हम इसकी रिफॉर्मिंग करते हैं एन हेप्टेन वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन जो एन ऑक्टेन होता है ना बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसो ऑक्टेन में। अब जो एन ऑक्टेन है वो तो मिक्सचर में से ख़त्म हो गया। अब हम एन ऑक्टेन के साथ तो कंपैरिजन नहीं ना करेंगे, हम यही देखेंगे कि एन हेप्टेन के मुकाबले में आइसो ऑक्टेन कितना मौजूद है। बात की समझ आई ना आपको? तो बच्चे ये गलती करते हैं, वो डेफिनेशन में कहते हैं जी द रेशो बाय परसेंटेज बिटवीन एन हेप्टेन एंड एन ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, वो गलत हो जाती है डेफिनेशन। आपने आइसो ऑक्टेन को कंपेयर करना है एन हेप्टेन के साथ। गॉट द पॉइंट ना बच्चों? होता ये है कि हम एन ऑक्टेन को कन्वर्ट करते हैं आइसो ऑक्टेन में। अब मिक्सचर के अंदर एन ऑक्टेन तो होगा ही नहीं, मिक्सचर के अंदर जो एन हेप्टेन होता है वो एन हेप्टेन ही रहता है। तो जब हम फाइनली कंपैरिजन करते हैं, हम रेशो देखते हैं, हम आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन की रेशो देखते हैं। समझ आ गई ना बात की? तो दैट्स वाई हम एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन को ही देखते हैं, एन ऑक्टेन को हम नहीं देखते क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका होता है। अब बच्चों ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्टेन नंबर। अच्छा अब मैं बता दूं, अगर तो एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ऑक्टेन नंबर, बच्चों आपने इसकी ये डेफिनेशन लिख के ये इक्वेशन लिखनी है और ये सारा नीचे सारा आप मेंशन करेंगे ऑक्टेन नंबर 0 और ऑक्टेन नंबर 100 तक, ये आप मेंशन करेंगे, आपको फिर इस शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। अगर डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन लिख के फिर आप इक्वेशन लिखेंगे और नीचे ये सारा मेंशन करेंगे, फिर आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। ये भी क्लियर होगी बात। लेकिन बच्चों अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ना, फिर आप क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल, इसकी इक्वेशन, इक्वेशन के बाद बच्चों 10 नंबर की डेफिनेशन, और इसके साथ आपने दोबारा से इक्वेशन नहीं लिखनी। फिर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर आप इक्वेशन एक दफ़ा ही लिखेंगे। आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि द इक्वेशन इज़ गिवन अबव या एग्जाम्पल इज़ गिवन अबव, ठीक है ना। अच्छा बच्चों अब ये तो बात हो गई जी, हमने रिफॉर्मिंग की सारी बात कर ली, ऑक्टेन नंबर की सारी बात कर ली, उसको हमने सारा डिस्कस भी कर लिया। अब ये है कि हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जिसकी वजह से हम रिफॉर्मिंग करवाते हैं। तो बच्चों इसमें ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लो क्वालिटी फ्यूल यूज़ करने की वजह से ना इंजन के इंटरनल लाइनिंग में कार्बन ब्लैक जमना शुरू हो जाती है। उसकी बर्निंग अच्छी नहीं ना होती, जब कंप्लीट बर्निंग नहीं ना होती तो कार्बन ब्लैक जमना शुरू हो जाती है, इंजन की इंटरनल लाइनिंग ख़राब हो जाती है। फिर करते क्या हैं, फिर बच्चों हम उसकी रिफॉर्मिंग करवाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। अब जब इंजन की इंटरनल लाइनिंग ख़राब होती है तो इंजन के अंदर से टक 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 की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, जिस तरह हम नोकिंग करते हैं ना, लाइक दिस, ये नोकिंग, ये माइक पास करके करता हूँ जी व्यूअर्स, आई आपको भी आवाज़, दैट इज़ लाइक नोकिंग, टक 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 इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। ये नोकिंग जो होती है ना बेसिकली बच्चों, ये पुअर क्वालिटी फ्यूल्स की वजह से होती है। अब बॉयज़ को पता होता है, आप लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाती इस वजह से आपको नहीं पता, बॉयज़ को पता होता है कि फ्यूल 2 तरह का मिलता है मार्केट में, एक हाई ऑक्टेन एक लो ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन सस्ता होता है, वो ये वाला होता है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लो ऑक्टेन वो होता है, सॉरी लो ऑक्टेन ये होता है जिसका ऑक्टेन नंबर लो है, मैं शायद उल्टा बोल गया हूँ, लो क्वालिटी होता है। ये हाई ऑक्टेन होता है, ये महंगा होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मैं क्या करता हूँ 500 के पेट्रोल में 400 का मैं ये डलवाता हूँ, ये वाला लो वाला 100 रुपये का मैं ये डलवा लेता हूँ, मिक्सिंग कर लेता है ना, बहुत चलाक वाक़या हुआ हूँ, बस कभी गुरूर ही नहीं किया। तो बच्चों उससे फ़ायदा सिर्फ ये होता है, सिर्फ ये मैं कोई तकरीबन 10% जो है बेटर क्वालिटी फ्यूल यूज़ करता हूँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो बाकी फ्यूल के भी इंजन की इंटरनल लाइनिंग को ख़राब नहीं करने देता, बर्निंग जो होती है ना स्मूथ हो जाती है। तो अगर बॉयज़ की क्लास हो तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप भी ऐसा किया करें, मोटरसाइकिल पे थोड़ा ख़र्चा कर लिया करें, थोड़ा महंगा पेट्रोल भी यूज़ कर ले, वैसे ही बहुत महंगा है, समय जुलूस ही निकला पड़ा है हमारा तो महंगाई से। एनीवे खैर कोई बात नहीं, ये और महंगा होता है। तो बच्चों जो हाई क्वालिटी फ्यूल होता है वो हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, उसकी रिफॉर्मिंग की गई होती है, और बच्चों जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है वो लो ऑक्टेन फ्यूल होता है और उसकी रिफॉर्मिंग नहीं की गई होती। तो बच्चों अब फिर रिफॉर्मिंग की इम्पोर्टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। रिफॉर्मिंग की इम्पोर्टेंस में मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस जब आप लिखते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे पहली बात होता है कि हम गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर MCQ आ जाए ना तो सबसे रिलायबल आंसर जो होगा वो क्वालिटी ऑफ द फ्यूल इम्प्रूव करते हैं।
मतलब इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, वी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, पेट्रोल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अब क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे? उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करके, ठीक है, इंप्रूव करते हैं हम ऑक्टेन नंबर, इंप्रूव ऑक्टेन नंबर। और बच्चों ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करके हम नोकिंग को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस नोकिंग। ये डेफिनेशन बुक में ना जहाँ रिफॉर्मिंग की हेडिंग दी गई है बच्चों, रिफॉर्मिंग की जो हेडिंग है उसके नीचे दूसरी लाइन में नोकिंग की डेफिनेशन लिखी गई है, अ शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्यू टू लो क्वालिटी फ्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों अब ये इसकी है इंपॉर्टेंस। अब नोकिंग जो है इससे हम अवॉइड फिर कैसे करते हैं? नोकिंग से अवॉइड कैसे करते हैं बच्चों? नोकिंग अवॉइड की जा सकती है एंटी नॉक एजेंट यूज़ करके। अब एंटी नॉक एजेंट्स कौन से होते हैं? एंटी नॉक एजेंट्स बच्चों, एंटी नॉक एजेंट वैसे तो दो होते हैं, वन ऑफ देम इज टेट्रा इथाइल लेड और दूसरा होता है टेट्रा मिथाइल लेड। लेकिन आपकी बुक में टेट्रा इथाइल लेड लिखा गया है। आप जब भी एमसीक्यू आएगा आप टेट्रा इथाइल लेड पे ही निशान लगाएंगे, चाहे दूसरी भी ऑप्शन हो। तो बच्चों टेट्रा इथाइल लेड को प्रेफर करना आपने, टेट्रा इथाइल लेड, TEL टेल। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो C2H5 बच्चों इथाइल होता है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ में लेड, ये हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। अच्छा बच्चों, ये हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पता क्या है, आपने अक्सर जगहों पे लिखा हो पढ़ा होगा लेडेड गैसोलीन, अनलेडेड गैसोलीन। अब पता नहीं आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं, बॉयज़ तो खैर जाते रहते हैं पेट्रोल पंप्स पे, उनको पता होता है। लेडेड एंड अनलेडेड गैसोलीन बच्चों, जो लेडेड गैसोलीन होता है उसमें टेट्राइथाइल लेड मौजूद होता है, और जो अनलेडेड गैसोलीन होता है उसमें टेट्राइथाइल लेड मौजूद नहीं होता, उसकी जस्ट रिफॉर्मिंग की गई होती है। अच्छा, तो फिर हम ना इसके यूज़ से भी अवॉइड करते हैं, यूज़ ऑफ टेट्राइथाइल लेड इज़ अवॉइडेड बिकॉज ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये हमारी सेहत का दुश्मन है, नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बच्चों ये जब ऑटोमोबाइल्स के इंजन में बर्न करता है, लेड के जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जो इथाइल है वो तो बर्न कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बन के उड़ जाता है, सलेंसर में से निकल जाता है, लेकिन बच्चों उसके साथ साथ लेड के पिगमेंट्स भी हवा में आते हैं। जब हम सांस लेते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हमारे लंग्स के अंदर भी जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खांसी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती हैं उससे। तो उसके अलावा स्किन जो होती है उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, फिर हमें मास्क लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपनी स्किन साफ़ करने के लिए ब्लैक हेड्स जैसा टाइप वो कहते हैं ना, कार्बन ब्लैक भी जम जाती है, उसके साथ लेड के पिगमेंट्स भी जम जाते हैं, स्किन को ख़राब भी करते हैं वो। उसके अलावा हेयर लॉस, ये इसमें प्रॉब्लम है, तो स्किन हेयर लॉस, टिंट। अच्छा जी, हेयर लॉस प्रॉब्लम जो है वो इसकी वजह से है, हैवी मेटल है ना बेसिकली, तो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। समटाइम्स जो होता है ना ये इस तरह से नहीं होता, लेकिन हम हैवी मेटल्स वैसे कंज्यूम कर लें तो किडनी फेलियर भी हो जाता है। एनीवे, वाटर के साथ हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम वाटर के साथ जो कंज्यूम कर रहे हैं ना उससे प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा तो गर्ल्स, हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज रिफॉर्मिंग को। इसके बारे में अब इससे आगे जो टॉपिक है वो हम वेरी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज आप इतना ही काम करें, एंड यू व्यूवर्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप भी जो है इस टॉपिक को ज़रा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे नहीं जाएं यार, आप पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, 3 ऑप्शंस आएंगे उनमें ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, और एक अच्छे वाला कमेंट करके जाना है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।